गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाइपोथीसिस चल रहा था। आज हाइपोथीसिस के क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों ने हाइपोथीसिस क्या होती है ये पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना था टाइप ऑफ हाइपोथीसिस क्या होते हैं, यानी कि जो उपकल्पना होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो उपकल्पना जो होती है उसके 6 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें पहली जो उपकल्पना है या हाइपोथीसिस है वो है कार्यकारी उपकल्पना। कार्यकारी जो उपकल्पना होती है वो क्या होती है, ये वो उपकल्पना होती है जिसमें विषय के बारे में प्रारंभिक अनुमानों को कार्यकारी उपकल्पना कहा जाता है। यानी कि जो शोध करता है उसको जो उसने अनुसंधान लिया है या उसने जो समस्या दी है उसके बारे में उसको पहले से पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद वो जो अपनी उपकल्पना पहले से जो बना रखा है उपकल्पना उसमें सुधार कर लेता है या संशोधन कर लेता है। तो इस तरह की जो उपकल्पना होती है उसको कार्यकारी उपकल्पना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है, वहाँ जो कार्यकारी उपकल्पना बनाता है कि विक्रेताओं का जो लाभांश है उसको आश्वस्त करने के बाद ही जो बिक्री होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब वो बाद में पर्याप्त जानकारी मतलब ले लेता है तो वो उस उपकल्पना में संशोधन कर सकता है। जैसे उसने कहा था कि उसकी जो बिक्री होगी तभी बढ़ेगी जब विक्रेताओं का लाभांश का आश्वासन मिलेगा। लेकिन उसमें जब करता है, संशोधन करता है, तो कह सकता है कि फ़ायदेमंद लाभांश का आश्वासन वस्तु की बिक्री बढ़ा देता है। यहाँ फ़ायदेमंद वहाँ में नहीं दिया था उसने, लेकिन जब उसने पर्याप्त जानकारी उठाई तो उसको लगा कि यहाँ पे फ़ायदेमंद होना चाहिए। यानी कि उसने अपनी उपकल्पना जो होती है उसमें संशोधन किया है या कुछ बदलाव किया है। सेकेंड है आपका अनुसंधान उपकल्पना। अनुसंधान उपकल्पना में किसी सामाजिक तत्व के विषय में बिना उसके विशेष गुणों को संदर्भ लिए हुए ही अनुसंधानकर्ता द्वारा ये उपकल्पना बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें अनुसंधानकर्ता को ये विश्वास होता है कि जो उसने उपकल्पना बनाई है वो सत्य है, परंतु वो स्वयं वो चाहता है कि उसमें पर्याप्त तथ्यों को जुटाकर उस जो उपकल्पना उसने बनाई है उसको झूठा साबित किया जा सके, या जो सिद्धांत पहले से बने हुए हैं उनको झूठा साबित किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसने कोई सामाजिक तथ्य लिया है, एग्जाम ले लेते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, है ना, यानी कि अशिक्षित भी होते हैं, वो बहुत बच्चे होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं और उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। या एग्जांपल के तौर पर हॉस्टल में घरों की अपेक्षा जो बच्चे होते हैं वो यहाँ घरों में अपेक्षा वहाँ हॉस्टल में उनको ज़्यादा आज़ादी मिलती है, या ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन कर लेते हैं या गलत रास्ते भटक जाते हैं। तो इस तरह का जो भी इसने उपकल्पना बनाई है, उस उपकल्पना को अगर वो चाहता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें अधिकांशतः देखने में आती हैं, लेकिन वो स्वयं वो चाहता है कि उसकी जो हाइपोथीसिस उसने बनाई है हाइपोथीसिस, उस हाइपोथीसिस को गलत साबित किया जा सके। इसके उसमें वो क्या करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है। अगला है आपका थर्ड, आपका लेते हैं शून्य या निराकरणीय उपकल्पना। इसको नल हाइपोथीसिस भी कहा जाता है। नल या शून्य उपकल्पना ऐसी उपकल्पना है जिसके द्वारा दो चरों के बीच में शून्य संबंधों को प्रकट किया जाता है। शून्य संबंध से क्या तात्पर्य हो सकता है? शून्य संबंध से तात्पर्य ये है किसी प्रकार के संबंध ना होने से। शून्य मतलब किसी प्रकार का उनमें आपस में संबंध ही नहीं है। ये दो चरों में किसी प्रकार का अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। उदाहरण के लिए यदि स्त्री पुरुषों की औसत बुद्धि में अंतर स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि ये नहीं मानता है कि किसी लिंग के आधार पर, किसी अन्य चीज़ के आधार पर स्त्री पुरुषों की जो औसत बुद्धि है उसमें अंतर होता है, यानी पुरुषों की बुद्धि ज़्यादा है या स्त्रियों की बुद्धि ज़्यादा है, इस तरह का ये कोई अवलोकन या कोई तथ्य नहीं देता है। इसके अलावा अगर बोला जाए कि सिनेमा से संबंधित अगर जो स्त्री और पुरुषों जो देखने जाते हैं सिनेमा, उसमें विशेष कोई अंतर नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, ये क्या हो गया, सिनेमा और उसमें देखने में क्या हो गया, संबंध स्थापित किया, उसमें
शून्य हो गया ना, उसने कोई अंतर स्थापित नहीं किया है, यानी कि कोई वो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा है। शून्य उपकल्पना की दूसरी तरह की जो उपकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस जो बनती है, उनकी तुलना में ये अधिक उपयोगी होती है अनुसंधानकर्ता के लिए। कैसे? क्योंकि शून्य उपकल्पना की जांच करने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है और इससे जो तथ्य होते हैं वो अच्छे ढंग से तथ्य एकत्रित होते हैं उनको अच्छे ढंग से मतलब स्टडी किया जा सकता है। तो और इसे जब हम सांख्यिकीय आधार पर अभिव्यक्त करते हैं तो इसे H1 के आधार पर इसे दर्शाया जाता है। अगला है सांख्यिकीय उपकल्पना। सांख्यिकीय उपकल्पना क्या होती है? सांख्यिकीय उपकल्पना वो होती है जो नल हाइपोथेसिस की जो संख्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिसे आप सारणियन कहते हैं ना, टेबल देखते हैं ना उसमें कि कोई भी आप अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें टेबल बनी हुई होती है, इतना परसेंट है या 1945 में इतना परसेंट था, 1975 में इतना परसेंट था। ये जो सारणियाँ इस तरह की बनी होती, कई तरह की बनती हैं। तो ये जो सारणियाँ होती हैं क्या होती हैं? सांख्यिकीय पद्धति होती हैं। वैकल्पिक उपकल्पना क्या होती है? शून्य उपकल्पना जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस की अस्वीकृति के बाद, यानी नल हाइपोथेसिस जिस उपकल्पना को रिजेक्ट करता है और उसके बदले जिस उपकल्पना को स्वीकार किया जाता है उसे कहते हैं वैकल्पिक उपकल्पना। वैज्ञानिक उपकल्पना क्या होती है? इसमें सैद्धांतिक एवं अनुभवपरक आधार सामग्री पर आधारित लिया हुआ कथन होता है, यानी कि पहले से किसने अपना सिद्धांत बनाया है, किसने अपने अनुभव को डाला है और उससे संबंधित आप आज के प्रेजेंट टाइम में उसकी जांच करना चाहते हैं कि वो कितना सार्थक है और कितना यथार्थ है। तो इस आधार पर इसको कहते हैं वैज्ञानिक उपकल्पना। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके स्रोत क्या होते हैं, यानी हाइपोथेसिस के स्रोत क्या क्या हैं। सामान्य संस्कृति हो सकती है, यानी कि आप जिस संस्कृति में रहते हैं उससे संबंधित कोई हाइपोथेसिस ले सकते हैं, क्योंकि आपको उस संस्कृति के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, वहाँ से आप हाइपोथेसिस ले सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकते हैं, यानी कि किसी ने पहले से अपने सिद्धांत बनाया हो और उसके आधार पर आप ये आज के टाइम पर प्रूफ करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर दरखाइम का सिद्धांत हो सकता है, या मैक्स वेबर का सिद्धांत हो सकता है, या टर्नर का सिद्धांत हो सकता है, मर्टन का सिद्धांत हो सकता है। जो उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए हैं वो आज के समय पर लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं वो आज के टाइम पर कितने लागू हो रहे हैं। जैसे दरखाइम का आत्महत्या का सिद्धांत ले लीजिए, उन्होंने उस समय किया था, लेकिन उस समय के सिद्धांत क्या आज के समय पर लागू हो रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि जो शादीशुदा होते हैं उनके अपेक्षा कुंवारे लोग ज़्यादा आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे सर्दी की अपेक्षा गर्मी में क्राइम ज़्यादा होते हैं। इस तरह की जो भी हैं चीज़ें हैं वो क्या हैं, आप इनको सिद्धांत हैं और आप इनको आज के समय में देख सकते हैं कि इसमें क्या संशोधन हुआ है, क्या बदलाव हो रहा है। समरूपताएं होती हैं, यानी कि जब कभी दो दशाएं समानताएं स्थापित होती हैं तब भी इस समान संस्कृति वालों में जो जन्म होता है, विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर भी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ रहे हों, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ रहे हो, आपने वहाँ के सिद्धांत को उठाकर समाज पे लागू किया हो, तो यहाँ पर समरूपताएं हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर सकते हैं, जैसे डार्विन का, है ना, डार्विन का जो विकास का सिद्धांत था उसको, उस विकास के सिद्धांत को किसने, स्पेंसर ने, डार्विन के विकास सिद्धांत को स्पेंसर ने सामाजिक विकास के रूप में समाज पे लागू किया। तो इस तरह की समरूपताएं भी देखने को मिलती हैं। स्रोत हो सकते हैं उनके व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकते हैं। बहुत लोगों के व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं, एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उससे संबंधित एक समानताएं चीज़ें मिल रही होती हैं, तो भी सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। जैसे क्राइम के जो विचार हैं, आप उनके सिद्धांत देखिए, पढ़िए, तो उसमें लगता है कि उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है। जैसे लाब्रोशो का है, उन्होंने क्या किया, जन्मजात अपराधी होते हैं ना, वो उसी फील्ड में थे, तो उनको ये अनुभव हुआ कि इस तरह की जो विशेषताएं, जिन शारीरिक विशेषताएं जिनमें होती हैं वो क्या होते हैं, जन्मजात अपराधी होते हैं। तो इस तरह की जो अनुभवपरक चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको कल्पना का स्रोत हो सकती हैं। विभिन्न अध्ययन के निष्कर्ष हो सकते हैं, यानी कि आपने बहुत से संबंधित अध्ययन किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
है ना, बहुत से पढ़ाई करी, आपने स्टडी करी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि जैसे आपने किसी पॉलिसी के बारे में अध्ययन किया कि वहाँ पर किसानों को और अनुसूचित जनजातियों को, महिलाओं को इस तरह की जो चीज़ें सरकार दे रही है वहाँ पर लागू नहीं हो रही हैं या उनको नहीं मिल रही हैं। तो आप ये उपकल्पना बना सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है या जो अशिक्षित है, इन तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं और बीच में जो बिचौलिए हैं वो इन चीज़ों को हथिया रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर भी आप ये अध्ययन का स्रोत हो सकती हैं या इसका एक जो कल्पना हाइपोथेसिस है इसका स्रोत बन सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उपकल्पना के महत्व की, उपकल्पना बनाई क्यों जाती हैं, तो अध्ययन की दिशा को निर्धारित करता है, क्योंकि आपके जो समाज होता है उसमें बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो हम अपनी जो अध्ययन है उससे हम भटके ना, उसके लिए उपकल्पनाएं बनाई जाती है कि हम उपकल्पना अगर बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को, अपने अध्ययन को आगे करते चले जाते हैं, नहीं तो हमारा ध्यान भटक सकता है। तो अध्ययन को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भी हाइपोथेसिस है उसको बनाना बहुत आवश्यक होता है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देता है करने के लिए भी, क्योंकि बहुत अगर एक समस्या भी उठाइए उसमें से अगर सामाजिक तथ्य है, अगर उसमें से कोई एक सोशल प्रॉब्लम वहाँ पर आप उठाते हैं तो उसमें से संबंधित बहुत सी समस्याएं आपको देखने मिलती हैं। तो आप इतनी समस्याओं को तो अध्ययन कर नहीं सकते हैं। तो अध्ययन को छोटा करने के लिए भी उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, ताकि जो अध्ययन है, आपका स्टडी है, वो सीमित किया जा सके। उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक होता है, क्योंकि हाइपोथेसिस का निर्माण हो चुका है तो आप स्टेप बाय स्टेप उन तथ्यों को संकलित करते हुए चले जाते हैं। तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक होता है, यानी कि आप जब पास उपकल्पना बनाइए, जब क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप उसका आंसर कैसे तर्क के आधार पर देते चले जाते हैं ना, वैसे हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस जब आप बना लिए हैं तो तर्क के आधार पर उन निष्कर्षों को सही ढंग से आप लागू करते हुए चले जाते हैं। सिद्धांतों के निर्माण में योगदान प्रदान करती है। जो हाइपोथेसिस आपकी बनी हुई है वो आगे चलकर एक सिद्धांत भी बन सकती है, क्योंकि सामान्यीकरण लागू कर सकती है तो सिद्धांत को निर्माण भी कर सकती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था हाइपोथेसिस, आज पूरा क्लियर हो गया है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास हम लोग कल लेंगे। तो हमारी क्लास को जाने से पहले, यहाँ पे जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग हमारी जो अगली क्लास होगी वो आपको आसानी से मिल सके। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।